हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स है, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है और हमें इन दोनों पार्ट्स में वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं और हमें इन वर्ड प्रॉब्लम्स से पहले क्या करना है, पहले तो दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद ग्राफिकली इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो हमारा पहला काम होगा कि इस पूरी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना, समझना और फिर इससे दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बनाना। और उसके बाद बेसिक वीडियो में, इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में, जैसा कि हमने आपको समझाया था कि अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं तो आप उनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम उनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर उनका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनने के बाद हमें उन दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक कॉमन सॉल्यूशन मिल जाएगा और वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब ये कॉमन सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, वो जब हम दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बना लेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि 10th क्लास के 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। यानी कि हमसे ये भी कहा गया है कि अगर टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं और उसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ के कंपैरिजन में 4 यानी 4 ज़्यादा हैं, यानी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों के मुकाबले, और कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं, ये हमें बताना है। तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा है लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी वाई। यानी कि लड़कियों की संख्या को हमने x मान लिया और लड़कों की संख्या को हमने y मान लिया। अब ये आपकी चॉइस होती है कि आप गर्ल्स को y भी लेट कर सकते हैं और बॉयज़ को x भी लेट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गर्ल्स को हमने यहाँ पर लेट किया है x है और बॉयज़ की संख्या हमने लेट कर दी है कि ये y है। अब ये जो यहाँ पर हमें ये वर्ड प्रॉब्लम दी गई है इसी में से हमें अब दो इक्वेशंस बनानी है और वो दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होनी चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो भी हमें दिया गया है उसी का यूज़ करके अब हम दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बनाएंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। अब देखिए नंबर ऑफ़ गर्ल्स है x, नंबर ऑफ़ बॉयज़ है y। यानी कि अगर नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को ऐड कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 10 के इक्वल, क्योंकि दोनों को मिलाकर 10 स्टूडेंट्स हैं। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ बन गई, x + y इज़ इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल टू 10। अब इसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 4। देखिए जब आप इस तरीके से कोई इक्वेशन लिखते हैं तो आपको उस इक्वेशन को समझना भी आना चाहिए कि उसे बोलते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। हमने लिखा x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 4, तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स x वो इक्वल है अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ में 4 ऐड कर दिया जाए तो। यानी कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो हमें तब मिलता है जब नंबर ऑफ़ बॉयज़ में 4 ऐड कर दिया जाए। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो y है इसको इस साइड में ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में x और y दोनों है ना, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, x और y को एक साइड में ले आएंगे। x अपनी जगह पे, पॉजिटिव y को यहाँ लेकर आए तो ये -y हो गया, इज इक्वल टू ये वाला 4 अपनी जगह पे रहा। ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई, x - y इज इक्वल टू 4। अब जैसा कि इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास इस तरीके से दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं और अगर आपको इनके ग्राफ बनाने हैं तो पहले आपको इन दोनों लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के
कम से कम 2 सॉल्यूशन दोनों के निकालने होंगे। आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सॉल्यूशन इसके भी निकालने होंगे और ऐसे ही कम से कम 2 सॉल्यूशन इसके भी निकालने होंगे। और उसके बाद जब हमारे पास इन दोनों के 2-2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, फिर हम इन दोनों के ग्राफ बनाएंगे और जब हम इन दोनों को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके बाद हमें इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर अब हम करेंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन है x + y = 10, इसको यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब हम पहले इसके 2 सॉल्यूशंस यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो आप x की कोई वैल्यू अपनी मर्ज़ी से रख लीजिए या फिर y की कोई वैल्यू अपनी मर्ज़ी से रख लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इसे ग्राफ पे दिखाना है, तो x और y की ऐसी नॉर्मल वैल्यूज़ आनी चाहिए जो कि ग्राफ पर इजीली दिखाई जा सके। आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आपने x की वैल्यू 2 ले ली और y की वैल्यू आ रही है 9/7, तो वो 9/7 आप ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, x की वैल्यू को हमने 0 लिया। अब देखिए क्या होगा, टेकिंग x = 0। अब यहाँ पर जो x है उसकी जगह 0 आ जाएगा, प्लस y एज इट इज़ = 10 एज इट इज़। अब ये 0 तो ख़त्म ही हो गया, y = 10, तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब पहला सॉल्यूशन मिल गया हमें इस इक्वेशन का। x अगर 0 है तो y की वैल्यू 10 है, तो ये ब्रैकेट में आप पहला सॉल्यूशन लिखिए 0,10, यानी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है। एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब हम इसी इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। इस बार हमने लिखा टेकिंग y = 0, तो ये भी आप अपनी मर्जी से कोई और नंबर भी ले सकते हैं। तो हमने लिया y की वैल्यू 0 ली, तो अब क्या होगा, जहाँ पर ये y था वहाँ 0 आ जाएगा। x + y है ना, तो x + y की जगह 0 = 10। अब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये x और = 10, x की वैल्यू 10 आ गई। कब, जब y की वैल्यू 0 थी, यानी कि अगर y 0 है तो x 10 है। अब ये हमें दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को यहाँ आप इस टेबल में इस तरीके से दिखा देंगे। आप एक ये टेबल बनाएंगे, इधर x लिखेंगे, इधर y। यहाँ पर पहला सॉल्यूशन आएगा, x 0 है तो y 10 है। दूसरा सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, x 10 है तो y 0 है। अब ये जो पहली इक्वेशन है ये वाली x + y = 10, इसके दोनों सॉल्यूशन हमें मिल गए हैं। अब हम जो दूसरी इक्वेशन है x - y = 4, जो ये वाली दूसरी इक्वेशन है, इसके भी हम 2 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा टेकिंग x = 0, यानी x की वैल्यू हमने 0 ली, तो यहाँ x की जगह 0 आ जाएगा, -y = 4। अब देखिए 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो -y = 4। अब ये जो माइनस यहाँ पर है, आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। देखिए हमें -y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो y की वैल्यू चाहिए। तो अगर आपके पास ये वेरिएबल ही माइनस में है, तो इस माइनस को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये y = -4, ये माइनस इस साइड में आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो अगर x 0 है तो y -4 है। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमें मिल गया, 0, -4, x 0 और y -4। अब हम इस इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया y = 0, तो जहाँ पर y है वहाँ पर 0 आ जाएगा। x - y था ना, तो x - 0 = 4। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो x = 4, यानी x की वैल्यू 4 आ गई अगर y की वैल्यू हमने 0 ली। तो ये दूसरा सॉल्यूशन है, x 4 है और y 0 है। 2 सॉल्यूशन मिल गए, टेबल में दिखा दीजिए। x और y लिखिए, पहला सॉल्यूशन 0 -4 है, x की जगह 0, y की जगह -4। दूसरा सॉल्यूशन x की जगह 4, y की जगह 0। अब यहाँ पर एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता करने को कहा गया था। तो हमें x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें x मिल गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स मिल गई, और अगर हमें y मिल गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ मिल गए। तो अब हमें मेन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और x और y की वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस के यूज़ करके इनसे ग्राफ बनाएंगे। तो जिस पॉइंट पर ये ग्राफ दोनों जो बनेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ तब हमें मिल जाएंगे। तो अब हम इन दोनों सॉल्यूशंस के यूज़ करके इन दोनों लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद ही हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। अब ग्राफ ड्रॉ करने से पहले तो यहाँ पर आप ये चेक कीजिए कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, +10, और यहाँ पर देखिए +4, यानी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो x की +10 है, यानी कि राइट साइड में आपको 10 तक जाना है, और x की कोई नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं है। y की मैक्सिमम वैल्यू +10 है और माइनस में मैक्सिमम वैल्यू -4 है, यानी y में आप नीचे की तरफ तो -4 तक आएंगे
और ऊपर की तरफ 10 तक जाएंगे। तो इससे आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है जिसको ओरिजिन भी कहते हैं। तो एक्स की पॉजिटिव साइड यहाँ आएगी ओरिजिन के राइट में, तो ये हमने 10 तक रखी है। अब 10 की बजाय 11 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो नेगेटिव साइड है उसमें हमने -3 तक दिखा दिया है। अब y में ऊपर की तरफ हम कहाँ तक गए, +10 तक, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि y में ऊपर की तरफ हम +10 तक गए और नीचे की तरफ -4 तक गए, ठीक है। ये जो x की पॉजिटिव साइड होती है इसको x कहते हैं, x के साथ डिनोट करते हैं, और नेगेटिव साइड को x डैश, ये डैश होता है, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ y की ये पॉजिटिव साइड है और नीचे की तरफ y डैश यानी कि y की नेगेटिव साइड है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये सब कुछ हम पेन से ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो पेन का यूज़ मत कीजिएगा। यहाँ पर हमने पेन का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि अगर हम पेंसिल से ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैमरे में उतना क्लैरिटी से नज़र नहीं आता है, इसलिए हमने पेन का यूज़ किया है। लेकिन आप हमेशा पेंसिल से ही ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा, पेन का यूज़ मत कीजिएगा। अब देखिए ये जो पहली इक्वेशन है हमारी, हम उसके सॉल्यूशंस को लेते हैं और इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला सॉल्यूशन है कौन सी इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन थी ना x + y = 10, इसके दो सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिले थे। तो पहला सॉल्यूशन था x 0 है तो y 10 है। x 0 का क्या मतलब हुआ कि x के लिए ना तो आप राइट में जाएंगे ना लेफ्ट में जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। और y की वैल्यू कितनी है 10, तो y के लिए आप कहाँ तक जाएंगे, +10 यानी कि ऊपर तक, ये यहाँ तक। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा। देखिए x की वैल्यू 0, ना आप राइट में गए ना लेफ्ट में गए, और y के लिए आप 10 पर आ गए यहाँ तक। तो ये आपका पहला पॉइंट बन गया। छोटा सा डॉट लगाएंगे, छोटा सा उसके ऊपर ये सर्कल बना देंगे। अब इसके बाद ज़रा इस दूसरे सॉल्यूशन को देखिए, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है। तो x में आप +10 यानी कि ये राइट साइड में +10 यहाँ तक आएंगे, ठीक है। और y की वैल्यू 0 है तो y के लिए ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर हमें ये दो पॉइंट्स मिल गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। अब इनके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स थे वो x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 10 थी। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, x 0 है और y 10 है, और यहाँ पर x की वैल्यू 10 थी और y की वैल्यू 0 थी, तो ये भी यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया है, ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बना है, ये इक्वेशन थी x + y = 10। तो इस इक्वेशन को भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इसको यहाँ पर लिख देंगे x + y = 10। इसका ये मतलब हुआ कि जब कोई इसको देखेगा तो देखते ही समझ जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये इस वाली इक्वेशन का है, x + y = 10 का, और ये इसके दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद ये जो सेकंड इक्वेशन है x - y = 4, अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके सॉल्यूशंस यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, ये पहला सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू 0 यानी ना तो राइट में जाएंगे x के ना लेफ्ट में जाएंगे, इसके लिए हम यहीं पे रुकेंगे। और y की वैल्यू कितनी है, -4। तो देखिए x के लिए तो हम यहीं रुक गए और y की वैल्यू -4 ये नीचे की तरफ है। तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, ये इस तरीके से, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा, x की वैल्यू 4 है, +4, तो y की वैल्यू 0 है। तो x के लिए आप कहाँ तक जाएंगे, +4 तक। y की वैल्यू 0 है तो y के लिए ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और इस तरीके से ज्वाइन करिएगा कि ये ऊपर तक जाए और इस पहले ग्राफ को भी इंटरसेक्ट करता हुआ जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो ये इस तरीके से ग्राफ बना, और ये ग्राफ हमने इतना लंबा बनाया कि ये इस पहले वाले ग्राफ को इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ से जा रहा है। अब पहले तो हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू -4 थी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू 0 थी। ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए इन दोनों पॉइंट्स के।
और ये जो इक्वेशन थी जिसका ये ग्राफ है वो इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको भी यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी कि ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन का है और ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन का है। अब हमें ये पता करना था कि x और y की वैल्यू क्या है, यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, वो अब यहाँ से हमें पता चलेगा जहाँ पर इन दोनों ग्राफ्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को काटा है। और यहीं से हमें इन दोनों ग्राफ्स के जो कॉमन सॉल्यूशन है उनका पता चलेगा। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए पहले तो आप यहाँ से देखिए, ये आप इधर से नीचे आइए एक्स एक्सिस पे, तो कहाँ आ रहे हैं 7 पे, और इधर से वाई एक्सिस पर आइए, कहाँ आ रहे हैं 3 पे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ इस पॉइंट से नीचे एक्स एक्सिस पर आइए 7, यानी एक्स की वैल्यू 7, और यहाँ से वाई एक्सिस पर आइए बिल्कुल सीधे, तो y की वैल्यू कितनी 3, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें x की वैल्यू 7 है, कॉमा y की वैल्यू 3 है। हमें यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई, यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो कि हमने x रेड किया था वो 7 है, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ जिसको हमने y रेड किया था वो 3 है। तो इस तरीके से हम ग्राफ के द्वारा कॉमन सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ का पता चल गया। तो इसके बाद अब आप अपनी नोटबुक में फाइनली ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, और यहाँ से क्या पता चला, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अब इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन्स खरीदते हैं तो इनकी कॉस्ट होती है ₹50, और अगर आप 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स खरीदते हैं तो इनकी एक साथ कॉस्ट आती है ₹46। और उसके बाद हमसे कहा गया है कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट पता कीजिए, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है वो भी हमें बतानी है और एक पेन की कॉस्ट कितनी है वो भी हमें बतानी है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x, और उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y, यानी कि 1 पेंसिल की रुपीज़ को हमने रेट कर लिया कि उसकी कॉस्ट है ₹x, और 1 पेन की कॉस्ट को हमने रेट कर लिया कि 1 पेन की कॉस्ट है ₹y। अब हमें इसी x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। जैसे ही x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट और 1 पेन की कॉस्ट पता चल जाएगी। अब जैसा कि हमने पिछले पार्ट में किया था, पहले तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें से हम 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स निकालेंगे, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, और जैसे ही हमें 2 लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी उसके बाद हम दोनों लीनियर इक्वेशन से 2-2 सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर हम उन दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे, और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के बाद हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से पहली इक्वेशन मिलेगी हमें, अगर आप 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स एक साथ खरीद रहे हैं तो आपकी कॉस्ट आती है ₹50। अब इसी को यूज़ करके हम पहली इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी 5x + 7y इज इक्वल टू 50, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब आप कहेंगे ये इक्वेशन कैसे बन गई। देखिए, टोटल पेंसिल्स कितनी है 5 और टोटल पेन्स कितने हैं 7। 5 पेंसिल हैं और एक पेंसिल की कॉस्ट है x। देखिए, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 5 × x, यानी कि 5x। अब इसको आप इस तरीके से देखिए, मान लेते हैं कि एक पेन की कॉस्ट, ये सिर्फ एक एग्जांपल है समझाने के लिए, मान लेते हैं एक पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी 5 × 10, यानी कि 50 रुपीज़। सिंपल है ना। अब इसी को आप ऐसे लीजिए कि जो 1 पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़, इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं कि भैया एक पेन ₹x का आता है,
तो 5 पेन्स कितने रुपीज़ में आएंगे? आप 5 यानी कि जितने नंबर ऑफ पेन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके एक पेन की कॉस्ट से। तो कितनी आ गई कॉस्ट? ₹5x। इस बात को आप समझ रहे हैं कि अगर 10 रुपये का एक पेन है तो 5 पेन की कॉस्ट 5 × 10 ₹50। अगर x रुपीज़ का एक पेन है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी है? 5 × x यानी कि ₹5x। अब इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए देखिए, टोटल 5 पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? x रुपीज़। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हुई? 5x, यानी कि 5 पेंसिल की कॉस्ट आ गई 5x रुपीज़। प्लस कर दीजिए 7y। इसका क्या मतलब हुआ? एक पेन की कॉस्ट है ₹y और 7 पेन है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 7 × y यानी कि 7y। अब देखिए 5 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 7 पेन की कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 50 रुपीज़ आता है। ये यहाँ पर हमें दिया गया है। तो हमें जो पहली इक्वेशन मिली वो है 5x + 7y = 50, जिसको हम शब्दों में कैसे बोल सकते हैं वर्डिंग्स में कि 5 पेन की कॉस्ट प्लस 5 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 7 पेन्स की कॉस्ट, इनको ऐड कर दिया जाए तो टोटल कॉस्ट आती है 50। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन बनेगी 7x + 5y = 46। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब ये इक्वेशन कैसे बनी? देखिए दूसरे केस में कहा गया 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स है और इनकी कॉस्ट कितनी है? ₹46। देखिए अगर एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कैसे मिलेगी? 7 × x यानी कि 7x। प्लस कर देंगे एक पेन की कॉस्ट अगर ₹y है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हुई? 5 × y यानी कि 5y। अब 7 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 5 पेन की कॉस्ट, इनको मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी बनती है? 46। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई है। अब पहले हम इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पर, फिर इस इक्वेशन के यहाँ पर दो सॉल्यूशन निकालेंगे। जब इस इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन आ जाएंगे और इस इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन आ जाएंगे तो उसके बाद हम इन दोनों के ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50, इसके एक एक करके दो सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया? टेकिंग y = 0, y की वैल्यू हमने 0 ली। अब देखिए क्या होगा, 5x + 7y है तो 7 × 0 = 50। ये तो 7 × 0 0 ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5x है = यहाँ 50 है, x को यहीं पे रखिए = का साइन 50 अपनी जगह पे, 5 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 5 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब 50 को 5 से डिवाइड कीजिए, दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 से काटेंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50। x की वैल्यू क्या मिल गई? 10। तो पहला सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल गया। अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब हम दूसरा सॉल्यूशन पता करेंगे। इस बार हमने लिया टेकिंग y = 5। अब ये वैल्यूज़ हमें कैसे पता चलती है कि हमें क्या वैल्यू लेनी है? तो इसके लिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ती है कि y की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो सॉल्व करके क्या आंसर आएगा वो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, आप रफ वर्क में यूज़ करके देख सकते हैं। y की वैल्यू हमने ली 5, 5x एज इट इज़ प्लस 7y था तो 7 × y की वैल्यू 5 = 50। 5x + 7 × 5 35 = 50। 35 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5x अपनी जगह पे = का साइन, 50 में से 35 गया, 15 बचा। x को यहाँ रखिए, 15 अपनी जगह पे, 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया। अब 15 को 5 से डिवाइड कीजिए, दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 से काट दीजिए। 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3। यानी कि अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है। अब जो दो सॉल्यूशन हमें मिले थे वो सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे, टेबल में x और y लिखेंगे। पहला सॉल्यूशन क्या था? पहला सॉल्यूशन हमें मिला था x की वैल्यू 10 है तो y 0 है। देखिए ये मिला था ना, x 10 है तो y 0 है, तो x की जगह 10, y की जगह 0। दूसरा सॉल्यूशन x 3 है तो y 5 है, x की जगह 3 है तो y की जगह 5 है। ये दो सॉल्यूशन अब हमें यहाँ पर मिल गए हैं। अब ये दूसरी इक्वेशन लेते हैं 7x + 5y = 46। इसमें हमने लिया x की वैल्यू 8। ये हमने x की वैल्यू 8 इसलिए लिया कि जब मैंने x की वैल्यू 8 रख के चेक किया तो मुझे इसमें कैलकुलेट करके नज़र आया कि हाँ x और y की नॉर्मल वैल्यूज़ आ सकती है। देखिए यहाँ x और y की सब नॉर्मल वैल्यूज़ हैं जो कि हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 8 लेने पर मुझे y की वैल्यू भी नॉर्मल सी मिल जाएगी जो मैं ग्राफ पे ईजिली दिखा दूंगा। तो मैंने x की जगह 8 लिया।
तो 7x है तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 8 जा 56 आ गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब ये 56 इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस का हो गया, 5y अपनी जगह पे इज इक्वल टू, अब 56 माइनस का और ये पॉजिटिव है, तो 56 में से माइनस कीजिए 46, आपको मिलेगा 10। बड़े नंबर का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस 10 आएगा। अब देखिए y को यहाँ पे रखिए इज इक्वल टू का साइन, माइनस 10 अपनी जगह पे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो y की वैल्यू क्या मिली -2। अब देखिए x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू -2 है, तो इस इक्वेशन का भी हमें एक सॉल्यूशन मिल गया है। इसके बाद हमने लिया टेकिंग x इज इक्वल टू 3, इस बार हमने x की जगह 3 रखा, तो 7x था तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 3 जा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब ये 5y इधर इज इक्वल टू 46 अपनी जगह पे, 21 पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो गया, तो 46 में से 21 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 25। अब y को यहीं पे रखिए इज इक्वल टू 25, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया। अब 25 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो x अगर 3 है तो y की वैल्यू 5 है, ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। अब ये टेबल बनाइए और दोनों सोल्यूशन लिख दीजिए, x यहाँ लिखिए y यहाँ पे लिखिए। पहला सोल्यूशन x 8 है तो y -2, x 8 है तो y -2। दूसरा सोल्यूशन x 3 है तो y 5 है। अब देखिए दोनों इक्वेशंस के दो सोल्यूशन हमें मिल गए हैं। पहली वाली इक्वेशन के दो सोल्यूशन यहाँ पर है और दूसरी वाली इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर मिल गए हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे दिखाते हैं, उसके बाद हमें इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन सॉल्यूशन मिलेंगे और वहीं से हमें x और y की वैल्यू पता चलेगी। और जब हमें ये x और y की वैल्यू पता चल जाएगी तो वहीं से हमें एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट पता चल जाएगी। अब पहले तो ये देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव 10 जा रही है और इधर 8 तक है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 10 पॉजिटिव में, तो राइट साइड में हमें 10 तक जाना है। y की वैल्यू पॉजिटिव 5 और यहाँ पर -2 भी है, तो y में ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव 5 तक जाएंगे, नीचे की तरफ -2 तक आएंगे। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ग्राफ किस तरीके का बनेगा, कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा, ये हमें पता चल जाता है पहले ही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये ग्राफ बनाया है, x की वैल्यू हमने पॉजिटिव 10 तक रखी है, नेगेटिव में भी 3 तक दिखा दी, -3 तक, y में ऊपर की तरफ पॉजिटिव 5 तक दिखाई, नीचे की तरफ भी -3 तक दिखाई है। और ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि ग्राफ मैंने यहाँ पर पेन से बनाया है, लेकिन आप जब भी ग्राफ बनाएंगे पेंसिल से ही बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस का यूज़ करके पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। पहला सॉल्यूशन x 10 है तो y 0 है, तो x में आप कहाँ तक जाएंगे, पॉजिटिव 10 तक, और y की वैल्यू 0 है तो y के लिए ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ये आपका पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट यहाँ पर आ गया, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। दूसरा इसका सॉल्यूशन क्या है, x 3 है तो y 5 है, तो x में आप पॉजिटिव 3 यहाँ तक आएंगे, उसके बाद y के लिए आप पॉजिटिव 5 ऊपर यहाँ तक आएंगे। तो ये आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा जिसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है। अब पहली इक्वेशन के दो पॉइंट्स यहाँ पर आ गए हैं, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। अब इनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लिखते हैं। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3,5, तो उसको हम लिख देते हैं 3,5, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स थे 10,0, ये भी हमने लिख दिया। और ये जो ग्राफ बना है ये कौन सी इक्वेशन से बना है, ये बना है 5x + 7y = 50 से, तो इसको भी यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 5x + 7y = 50। तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन का है। अब इसके बाद ये जो दूसरी इक्वेशन है 7x + 5y = 46, जिसके सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिए थे, अब हम इसका यूज़ करके इस इक्वेशन को भी ग्राफ पे दिखाएंगे। अब इसका पहला सॉल्यूशन क्या है, x अगर 8 है तो y की वैल्यू -2 है, तो x में तो आप पॉजिटिव 8 यहाँ तक जाएंगे और y के लिए नीचे -2 तक आएंगे, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगला सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव 3 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव 5 है,
तो x के लिए तो आप 3 तक गए, +3 यहाँ पर, और y की वैल्यू +5, ये यहाँ तक आए। तो अब आप कहेंगे ये तो वही पॉइंट आ गया जो कि पिछले वाले ग्राफ में ही बना था, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें ये सॉल्यूशन मिला था x3 और y5, और यहाँ पर भी देखिए सेम सॉल्यूशन है, x3 है और y5 है। तो दो इक्वेशंस में सेम सॉल्यूशन इस तरीके से आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट यही वाला है जो ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो इस तरीके से एक ग्राफ बन गया। अभी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो पहले ही लिखे हुए हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x की वैल्यू 8 थी और y की वैल्यू -2 थी, वो यहाँ पर हमने लिख दिया। और ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन से बना है, वो इक्वेशन थी ये वाली 7x + 5y = 46। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 7x + 5y = 46। अब इसको क्या होगा, इससे क्या होगा देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन के लिए बनाया गया है, इस इक्वेशन से बनाया गया है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों ग्राफ्स ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है उसी पॉइंट से आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। ये पॉइंट ये रहा जिसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, और x की वैल्यू अगर हमें 3 मिल गई और y की वैल्यू 5 मिल गई तो यही तो हमने यहाँ पर रेड किया था। ज़रा देखिए कि एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है जो x की वैल्यू है, और x की वैल्यू क्या मिली 3, यानी एक पेंसिल की कॉस्ट आ गई ₹3, और एक पेन की कॉस्ट y थी और y की वैल्यू 5 है, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई ₹5। तो अब आप अपनी नोटबुक में फाइनली लिख सकते हैं इसके आंसर के लिए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो कि x है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो कि y था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन = ₹5, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। अब इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर जो भी पार्ट्स दिए गए हैं उन सभी पार्ट्स में दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दी गई होंगी, और हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को चेक करना है, और उसके बाद ये देखना है, ये बताना है कि इन इक्वेशंस की, जैसे कि यहाँ पर ये दो इक्वेशंस दी गई है फर्स्ट पार्ट में, कि इन इक्वेशन से जो ग्राफ बनेंगे क्या उन ग्राफ में जो लाइंस आएंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे, या फिर वो पैरेलल लाइंस होगी, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू चेक करनी है, और उससे ही आपको ये बताना है कि किस तरह के ग्राफ बनेंगे। तो इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको ये समझाया था स्टूडेंट्स कि अगर a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के, तो इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, यानी कि जो दो ग्राफ्स आएंगे इस तरीके से, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटेंगी। कब? अगर a1/a2 इक्वल नहीं होता b1/b2 के, और इस केस को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट भी कहते हैं। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि अगर a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, यानी ये दोनों तो आपस में इक्वल आ गए, लेकिन इन दोनों का जो आंसर है वो इक्वल नहीं होता c1/c2 के, तो उस केस में पैरेलल लाइंस बनती है इस तरीके से, और इस केस को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स कि अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये दोनों इक्वल है c1/c2 के, यानी तीनों ही आपस में इक्वल आ गए, तो इस केस में कोइंसिडेंट लाइंस बनती है। अब दिखने में आपको ऐसे लगेगा जैसे कि एक ही लाइन है, लेकिन यहाँ पर दो लाइंस हैं, क्योंकि दो इक्वेशंस होंगी तो दो ही ग्राफ बने होंगे, तो ये एक के ऊपर एक दो लाइंस बनती हैं। तो इस केस में इस तरीके से कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, और इस केस को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं और डिपेंडेंट भी कहते हैं। यानी ये वाला केस कंसिस्टेंट कहलाता है, ये वाला केस इनकंसिस्टेंट कहलाता है, और ये वाला केस कंसिस्टेंट भी कहलाता है और डिपेंडेंट भी कहलाता है।
अब आप इन तीन चीज़ों को यहाँ पर याद रखिएगा कि इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इस केस में पैरेलल लाइंस होंगी और इस केस में कोइंसिडेंट लाइंस होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। पहली इक्वेशन 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन 7x + 6y - 9 = 0। अब आपका सबसे पहला काम होगा यहाँ पहली इक्वेशन में से a1, b1 और c1 की वैल्यू फाइंड करना और इस दूसरे इक्वेशन में से a2, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करना। ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती है हमने बेसिक वीडियो में भी आपको समझाया था। पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। यहाँ से a1 क्या होगा, जो x का कोएफिशिएंट है वो a1 है यानी कि 5 और ये पॉजिटिव है तो ये a1 की वैल्यू पॉजिटिव 5 है। अब b1 की वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है यानी कि -4, साइन का ध्यान रखना होगा आपको। तो b1 क्या आएगा, जो y का कोएफिशिएंट है यानी कि -4। c1 क्या होगा, जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है +8, तो c1 की वैल्यू +8। अब ये सेकंड इक्वेशन में से हमें a2, b2 और c2 मिलेंगे। a2 क्या होगा, जो x का कोएफिशिएंट है +7। b2 क्या होगा, जो y का कोएफिशिएंट है +6 और c2 की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर कांस्टेंट है यानी कि -9। अब यहाँ पर आप लिखेंगे a1/a2 = a1 की वैल्यू 5 है तो यहाँ इसकी जगह 5, a2 की वैल्यू 7 है तो a2 की जगह 7। तो a1/a2 क्या मिल गया, 5/7। अब b1/b2 लिखिए = b1 की जगह b1 की वैल्यू -4 और b2 की जगह b2 की वैल्यू यानी कि 6। अब देखिए 4 और 6 को सॉल्व किया जा सकता है। ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं तो हम इनको 2 से काटेंगे। देखिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो हमें क्या मिला, -2/3। तो b1/b2 की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है यानी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी कि a1/a2 इक्वल नहीं आया b1/b2 के। और इस केस में कैसी लाइंस बनती है, लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि इस केस में जो लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। जैसा कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि अगर a1/a2 इक्वल नहीं होगा b1/b2 के तो ये देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी जो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सेकेंड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। और हमें ये बताना है इन दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ बनेंगे वो किस तरह के ग्राफ होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a1, b1, c1 इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं पहली इक्वेशन से। a1 क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है यानी कि +9। b1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी y का कोएफिशिएंट +3। c1 यानी कि एक कांस्टेंट +12। अब a2, b2 और c2 की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिलेगी। a2 क्या होगा, जो x का कोएफिशिएंट है +18। b2 क्या होगा, जो y का कोएफिशिएंट है यानी कि +6। c2 क्या होगा, जो ये कांस्टेंट है यानी कि +24। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं a1/a2 = a1 की वैल्यू 9 रखेंगे, a2 की वैल्यू ये 18 रखेंगे। अब 9 और 18 को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 3 की टेबल में भी आते हैं और 9 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इनको 3 से भी काट सकते हैं और 9 से भी काट सकते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 9 से काटेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो हमें क्या मिला 1/2 यानी a1/a2 की वैल्यू हमें मिल गई है 1/2। इसके बाद हमने लिखा b1/b2 = b1 की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर आएगा 3। b2 की जगह क्या लिखेंगे, ये 6 यहाँ पर लिखेंगे। अब 3 और 6 को सॉल्व किया जा सकता है। ये दोनों नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं तो इनको 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमें क्या मिला 1/2। तो b1/b2 की वैल्यू हमें 1/2 मिल गई है। जो यहाँ पर भी देखिए ये वैल्यू भी 1/2 थी, ये वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो अब हम c1/c2 को भी यूज़ करेंगे। तो c1/c2 लिखेंगे = c1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे यानी कि 12 और c2 की वैल्यू यहाँ जो हमने लिखी थी 24, ये यहाँ लिखी। अब इन दोनों नंबर्स को भी सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं,
6 की टेबल में भी आते हैं, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये 12 की टेबल में भी आते हैं। तो आपको जो नंबर इजी लगे आप उससे इनको काट सकते हैं। तो अगर आप 12 से काटना चाहें तो डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो क्या मिला 1/2। अब तीनों की वैल्यू देखिए सेम आ गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा? द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, यानी कि इसमें जो दो लाइन्स बनेंगी वो कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। जो कैसी होती है? इस तरीके की, यानी दिखने में ऐसा लगेगा एक ही लाइन है, लेकिन एक के ऊपर एक दो लाइन्स होंगी। यहाँ पर हमने आपको बताया था ना कि अगर A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 और इक्वल होता है C1/C2 के, तीनों अगर आपस में इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस बनती है एक के ऊपर एक। वही यहाँ पर हमने लिखा है, ये तीनों इक्वल हैं तो यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। थर्ड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई है। पहली इक्वेशन है 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें यही बताना है कि इनके जो ग्राफ बनेंगे वो किस तरह के ग्राफ होंगे। तो पहले हम a1, b1 और c1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं पहली इक्वेशन से। a1 की वैल्यू क्या होगी? जो x का कोएफिशिएंट है यानी कि +6। b1 की वैल्यू क्या होगी? जो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है -3। और C1 की वैल्यू क्या होगी? जो यहाँ पर कांस्टेंट है +10। जिसके बाद A2, B2, C2 की वैल्यू इस दूसरी इक्वेशन से मिलेगी। A2 की वैल्यू क्या होगी? जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है +2। B2 की वैल्यू क्या होगी? जो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है, y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी कि -1। तो B2 की वैल्यु क्या होगी? -1। और C2 की वैल्यू क्या होगी? जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है यानी कि +9। अब यहाँ पर हम लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे 6, A2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे यानी कि 2। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो A1/A2 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब B1/B2 लिखेंगे इज इक्वल टू B1 की वैल्यू यहाँ से लेते हैं -3, B2 की वैल्यू यहाँ से लेते हैं -1। माइनस से माइनस कट जाएगा 3/1 यानी कि 3। अब क्योंकि A1/A2 की वैल्यू भी 3 थी, B1/B2 की वैल्यू भी 3 है, ये दोनों इक्वल आ गई ना। तो इस केस में हम C1/C2 को भी लेंगे। तो C1/C2 यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू C1 की वैल्यू यहाँ से 10 लेंगे और C2 की वैल्यू यहाँ से 9। अब इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो C1/C2 की जो वैल्यू है 10/9 वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन आएगा C1/C2 के। तो ये जो केस होता है जब A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होते C1/C2 के, तो इस केस में पैरेलल लाइंस बनती हैं। तो यहाँ पर भी हमने आपको ये समझाया था कि अगर ये वाला केस होता है तो इसमें पैरेलल लाइंस बनती है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमें जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उनमें हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमें ये चेक करके बताना है कि ये जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो जैसा कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर A1/A2 इक्वल नहीं होता B1/B2 के तो इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, और अगर A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और ये दोनों इक्वल नहीं होते C1/C2 के तो इसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और अगर ये तीनों इक्वल होते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो इसको भी हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं और डिपेंडेंट भी। यानी कि एक तो ये वाला जो केस है इसको भी कंसिस्टेंट कहते हैं और ये वाला जो केस है इसको भी कंसिस्टेंट कहते हैं और इस केस को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इन तीन चीज़ों को यहाँ पर हमें याद रखना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारी पहली इक्वेशन है 3x + 2y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले तो हम इसको इसकी जनरल फॉर्म में लाएंगे, यानी कि ये जो कांस्टेंट राइट हैंड साइड में दिया हुआ है इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तभी हमें इस c की यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू पता चलेगी। तो 3x + 2y = 5 इसको यहाँ पर लिखा और 2x - 3y = 7 इसको यहाँ पर लिखा। अब हम क्या करेंगे,
3x प्लस 2y को तो यहीं पे रखेंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव 5 है, इस साइड में लेकर आएंगे तो यहाँ पर आकर ये -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड में क्या बचा 0। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 3y, पॉजिटिव 7 इस साइड आकर -7 हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 0। अब यहाँ से हम a1, b1 और c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ से हम a2, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे a1 इज इक्वल टू, a1 क्या है जो यहाँ पर इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है यानी कि +3, b1 क्या है जो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है यानी कि +2, c1 क्या है जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है -5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5। अब a2, b2 और c2 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। a2 इज इक्वल टू, a2 क्या होगा जो x का कोएफिशिएंट है +2, b2 क्या होगा जो y का कोएफिशिएंट है -3, c2 क्या होगा जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है यानी कि -7। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू 3 रखेंगे, a2 की वैल्यू 2 रखेंगे, तो a1 अपॉन a2 हमें क्या मिल गया 3/2। अब लिखेंगे b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू +2 और b2 की वैल्यू -3। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ को चेक कीजिए, ये 3/2 है, ये 2/-3 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें c1 अपॉन c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और जब ये वाला केस होता है तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई है, पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, और हमें बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लिखी और ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लिखी। अब इनको जनरल फॉर्म में लेकर आते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंट को भी इसी साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो 2x माइनस 3y, +8 इधर आकर -8 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 0। अब यहाँ पर आइए 4x माइनस 6y, +9 इस साइड आकर हो गया -9, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 0। अब इस इक्वेशन से हमें a1, b1 और c1 मिलेगा और इस इक्वेशन से a2, b2 और c2 मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे a1 इज इक्वल टू, a1 क्या होगा जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है यानी कि +2, b1 क्या होगा जो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है यानी कि -3, और c1 क्या होगा जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है यानी कि -8। अब यहाँ से हमें a2, b2 और c2 मिलेंगे। a2 इज इक्वल टू जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है +4, b2 इज इक्वल टू जो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है -6, c2 इज इक्वल टू जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है यानी कि -9। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू यहाँ से 2 ली और a2 की वैल्यू यहाँ से 4 ली। अब 2/4 को सॉल्व किया जा सकता है, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या मिली 1/2, तो ये एक वैल्यू हमें मिल गई a1 अपॉन a2 की। अब लिखेंगे b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू यहाँ से ली -3, b2 की वैल्यू यहाँ से ली -6, माइनस से माइनस कट गया, अब ये दोनों पॉजिटिव बन गए। अब ये 3/6 है, इसको 3 से काटा जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या मिला 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई और a1 अपॉन a2 की वैल्यू भी 1/2 थी, दोनों इक्वल आ गए। तो अब हम c1 अपॉन c2 पर जाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -9, माइनस से माइनस कट गया, हमें मिला 8/9। अब इसको आगे सोल्व नहीं किया जा सकता है, तो हम देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम आ गई लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं लेकिन ये जो वैल्यू आई ये इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो जब ये केस होता है तो इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई है, पहली इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो ये इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे और अब हम इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे, यानी कि ये जो कांस्टेंट है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और इस कांस्टेंट को भी लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो ये 3/2x प्लस 5/3y हमने यहाँ पर लिखा, +7 को इस साइड में लेकर आए तो यहाँ पर आकर हो गया ये -7 इज इक्वल टू यहाँ बचा 0। अब देखिए 9x माइनस 10y, ये +14 इस साइड आकर हो गया -14 इज इक्वल टू यहाँ बचा 0। अब यहाँ से हमें पहली इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा,
A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू। यहाँ से हमें मिलेगा A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू क्या है जो x का कोएफिशिएंट है 3/2, B1 की वैल्यू क्या है जो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव 5/3, ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। C1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी -7। अब यहाँ से A2 की वैल्यू क्या मिलेगी जो x का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव 9, B2 की वैल्यू क्या होगी जो y का कोएफिशिएंट है -10 और C2 की वैल्यू क्या होगी ये कांस्टेंट यानी कि -14। अब सबसे पहले हम लिखते हैं A1/A2। अब A1/A2 क्या होगा, A1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे 3/2 और अपोन में क्या आएगा A2 की वैल्यू यानी कि 9। अब देखिए 9 अकेला नहीं है, इसके अपोन में भी यहाँ पर 1 होगा। अब ये 3/2 हम यहीं पर रखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ऊपर आकर ये बन जाएगा 1/9। यहाँ पर 9/1 है तो इधर आके हो जाएगा 1/9। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 और 9 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, 3 की टेबल में आते हैं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 1 1 जा 1, ऊपर तो 1 आ गया, नीचे क्या बचा 2 × 3 यानी कि 6, यानी कि A1/A2 की वैल्यू हमें मिल गई 1/6। अब यहाँ पर हम लिखेंगे B1/B2 इज इक्वल टू, B1 की वैल्यू है 5/3 तो यहाँ लिखेंगे 5/3, अपॉन में B2 है, B2 की वैल्यू है -10 तो अपॉन में आएगा -10। अब देखिए -10 भी अकेला नहीं है, इसके अपॉन में भी 1 है तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे, 5/3 अपनी जगह, मल्टीप्लाई का साइन, ये ऊपर गया तो रेसिप्रोकल हो गया, ये -10/1 था ना तो ये -1/10 हो जाएगा। अब देखिए 5 और 10 को सॉल्व किया जा सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब 1 1 जा 1 और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन, अपॉन में 3 2 जा 6, क्या मिला हमें -1/6। अब A1/A2 की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 1/6 और B1/B2 की वैल्यू क्या है -1/6, तो ये आपस में इक्वल तो है नहीं, तो इसकी वजह से अब हम C1/C2 फाइंड नहीं करेंगे बल्कि यहीं पे रुक जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ये आपस में इक्वल नहीं होते, जब ये वाला केस होता है तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई है। पहली इक्वेशन है 5x - 3y = 11, दूसरी इक्वेशन है -10x + 6y = -22। तो इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर हम लिखेंगे और अब इनको इनके जनरल फॉर्म में लाएंगे, 11 को इधर लेकर आएंगे, -22 को भी इधर लेकर आएंगे। 5x - 3y यहाँ पर लिखा, पॉजिटिव 11 इधर आकर क्या हो गया -11 = यहाँ बचा 0। अब यहाँ देखिए -10x + 6y को हमने यहाँ पर लिखा, -22 को जब इधर लेकर आए तो ये बन गया +22 = राइट साइड में बचा 0। अब यहाँ से हमें A1 B1 और C1 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमें A2 B2 और C2 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ हम लिखते हैं A1 = जो x का कोएफिशिएंट है वो A1 है यानी कि +5, B1 क्या होगा जो y का कोएफिशिएंट है यानी कि -3, C1 क्या होगा जो यहाँ ये कांस्टेंट है -11। अब A2 B2 और C2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। A2 क्या होगा जो x का कोएफिशिएंट है -10, B2 क्या होगा जो y का कोएफिशिएंट है +6, C2 क्या होगा जो यहाँ ये कांस्टेंट है +22। अब सबसे पहले हम लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू 5 और A2 की वैल्यू -10। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, दोनों नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं तो 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमें क्या मिला 1/2 और साथ में ये माइनस का साइन यानी कि -1/2। अब इसके बाद B1/B2 इज इक्वल टू, B1 की वैल्यू कितनी है -3, यहाँ पर लिखेंगे -3, B2 की जगह B2 की वैल्यू यानी कि 6, इसको भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या मिला -1/2। तो यहाँ हमने लिखा -1/2, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई ना, तो अब हम C1/C2 को भी देखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे C1/C2 इज इक्वल टू, C1 की वैल्यू -11, ठीक है, और C2 की वैल्यू ये लेंगे 22। अब 11 और 22 को भी सोल्व किया जा सकता है, दोनों 11 की टेबल में आते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो क्या मिला -1/2। देखिए A1/A2 की वैल्यू -1/2, B1/B2 की वैल्यू -1/2 और C1/C2 की भी यही वैल्यू है -1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और जब ये केस बनता है तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। फिफ्थ पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई है। पहली इक्वेशन है 4/3x + 2y = 8, दूसरी इक्वेशन है
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ सोल्यूशन में पहले हम लिख लेते हैं। अब 8 को इधर लेकर आएंगे तो ये -8 हो जाएगा और इस साइड में 0 बचेगा। पॉजिटिव 12 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये -12 बन जाएगा और इस साइड में 0 बचेगा। अब इस इक्वेशन से हमें a1, b1 और c1 की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से a2, b2 और c2 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे a1 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट है 4/3 पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव 4/3 आया। b1 क्या है, जो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है यानी कि पॉजिटिव 2। c1 क्या होगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट है यानी कि -8। इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे a2 इज इक्वल टू, a2 क्या है, जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है यानी कि पॉजिटिव 2। b2 क्या होगा, जो y का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव 3। c2 क्या होगा, जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है यानी कि -12। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू 4/3 अपॉन में a2 की वैल्यू यानी कि 2। अब ये 2 अकेला नहीं है, इसके अपॉन में भी 1 है, तो ये 4/3 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ये 2/1 जब ऊपर आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/2। अब 4 और 2 को सॉल्व किया जा सकता है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या मिला 2/3, तो यहाँ हम लिखेंगे 2/3। अब इसके बाद हम देखते हैं b1/b2 क्या आता है। b1 की वैल्यू क्या है 2, यहाँ लिखेंगे 2, b2 की जगह ये 3 लिखेंगे। तो b1/b2 की वैल्यू क्या है 2/3। देखिए ये वैल्यू भी 2/3 है, ये वैल्यू भी 2/3 है। तो अब हम यहाँ पर c1/c2 को भी चेक करेंगे, तो लिखेंगे c1/c2 इज इक्वल टू, c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -12, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 8/12 को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। तो हम इनको 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, तो हम इनको 4 से काटते हैं। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो क्या मिला 2/3, माइनस से माइनस तो कट ही चुका है, तो ये बन गया पॉजिटिव 2/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, a1/a2 की वैल्यू भी 2/3 है, b1/b2 की वैल्यू भी 2/3 है और c1/c2 की वैल्यू भी 2/3 है। ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और जब ये सिनेरियो बनता है तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो पार्ट्स दिए गए हैं उनमें हमें जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, एक तो हमें ये बताना है कि उनमें से कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है, एक तो ये चेक करना है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और अगर आपको पता चलता है कि वो कंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर वो कंसिस्टेंट है तभी आपको ग्राफिकली उन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, यानी कि तभी आपको वो सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली, अगर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है तो। अगर वो इनकंसिस्टेंट हुई फिर हम ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई है, पहली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसके सॉल्यूशन में ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लिखी, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लिखी। अब हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे। ये जो कांस्टेंट 5 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और ये जो कांस्टेंट 10 है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो x प्लस वाई अपनी जगह पे रहा, पॉजिटिव 5 इधर आके -5 हो गया इज इक्वल टू, और यहाँ पर बचा 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x प्लस 2y यहीं पर है, पॉजिटिव 10 को इस साइड में लेकर आए तो ये बन गया -10 इज इक्वल टू, इस साइड में बचा 0। अब हम a1, b1 और c1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, और a2, b2 और c2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। a1 क्या होगा, जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 हुआ तो a1 की वैल्यू पॉजिटिव 1। b1 क्या है, जो y का कोएफिशिएंट है, y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है और पॉजिटिव साइन है यानी कि पॉजिटिव 1 है, तो b1 की वैल्यू क्या हुई पॉजिटिव 1। c1 क्या है, जो यहाँ कांस्टेंट है -5, तो c1 क्या हुआ -5। इसके बाद a2 यहाँ से पता चलेगा x का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव 2, तो a2 की वैल्यू है पॉजिटिव 2। b2 क्या होगा, जो y का कोएफिशिएंट है यानी कि पॉजिटिव 2, तो b2 की वैल्यू है पॉजिटिव 2। c2 क्या होगा, जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है यानी कि -10, तो c2 की वैल्यू हमें मिल गई -10।
अभी हम कर क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम सिर्फ इतना पता कर रहे हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर ये कंसिस्टेंट होगी तभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे, और अगर ये कंसिस्टेंट नहीं हुई यानी कि अगर ये इनकंसिस्टेंट हुई तो हम इनका ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2। तो a1/a2 क्या आ गया 1/2। फिर है b1/b2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू यहाँ से 1 ली और b2 की वैल्यू यहाँ से 2 ली। तो b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई, ये दोनों इक्वल आ गए। अब क्योंकि a1/a2 इक्वल आ गया है b1/b2 के, तो हम c1/c2 को भी चेक करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे c1/c2 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -10। ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 5 और 10 को भी सॉल्व किया जा सकता है, दोनों 5 की टेबल में आते हैं। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या मिला, माइनस से माइनस तो कट ही चुका है, पॉजिटिव बन गया 1/2। यानी कि ये देखिए तीनों वैल्यूज सेम आ गई हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और जब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और हमें ये भी पता चल गया यहाँ पर कि अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया था, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो क्योंकि ये कंसिस्टेंट है तो इसमें हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन तो फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर इस केस में आपको कोई स्पेसिफिक एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, नहीं, क्योंकि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि कोई गिनती नहीं होगी, इतने सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो अभी इसका ग्राफ तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन उसमें आप जो फाइनल आंसर लिख सकते हैं वो ये जरूर लिख सकते हैं कि इसमें यानी कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये आपको फाइनली यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस सॉल्यूशन निकलेंगे। और जैसा कि इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम इक्वेशंस के सॉल्यूशन पहले फाइंड करते हैं और फिर उनके ग्राफ बनाते हैं, वही चीज़ अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर हमने लिख ली जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है इस फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद पहले हम इस वाली इक्वेशन के कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, आप 2 से ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं। फिर हम इस इक्वेशन के भी कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इनके ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मैंने यहाँ लिया टेकिंग x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू अगर हमने 0 ली है तो यहाँ पर x की जगह हम 0 रख देंगे। तो x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो पहला सोल्यूशन हमें क्या मिला इस इक्वेशन का कि x अगर 0 है तो y 5 है। इसको हमने इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया 0,5। अब हम दूसरा इसका सोल्यूशन निकालेंगे, टेकिंग y इज इक्वल टू 0। इस बार हमने y की जगह 0 लिया, x प्लस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 5। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू 5, यानी x 5 है और y 0 है। अब हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन आ गए हैं, तो यहाँ पर हम ये टेबल बनाएंगे और इसमें दोनों सॉल्यूशंस को लिख देंगे, इधर x इधर y। अब पहला सॉल्यूशन क्या था, x 0 है तो y 5 है, x 0 है तो y 5 है, ये लिख दिया। फिर अगला सॉल्यूशन क्या निकला सेकंड, x 5 है तो y 0 है, x 5 है तो y 0 है। दोनों सॉल्यूशंस यहाँ पर हमने लिख लिए। अब हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसमें हमने पहले लिया टेकिंग x इज इक्वल टू 0। ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप x की या y की कोई वैल्यू लेते हैं तो उसमें आपकी x और y की ऐसी वैल्यूज़ आनी चाहिए जो नॉर्मल हो, जिनको कि आप ग्राफ पर ईजिली दिखा सके। आप कभी ऐसा मत कीजिए कि x की वैल्यू 2 ली और y की वैल्यू 9/8 आ गई, तो 9/8 कैसे दिखाएंगे आप ग्राफ पे। तो ये वैल्यूज़ को बड़े ध्यान से लेना पड़ता है, कैलकुलेशन इनकी चेक करनी पड़ती है। टेकिंग x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2x है यानी 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 2y इज इक्वल टू ये 10 यहाँ लिखा, ये 2 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, 2y इज इक्वल टू 10 एज इट इज़। तो y को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू का साइन 10 अपनी जगह पे, 2y का मतलब है 2 इंटू वाई, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है। ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। और यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ हमारी नॉर्मल सी आई है, हम इनको ग्राफ पे दिखा सकते हैं। फिर हमने लिया टेकिंग y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y की जगह 0 आएगा, तो 2x प्लस 2y था, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 10, 2x अपनी जगह, 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 10। अब देखिए, तो ये जो x है इसको यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू ये 10 अपनी जगह पे,
2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी थी 0। अब ये जो दो सॉल्यूशंस हमें मिले हैं इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं, x और y लिख के। पहला सॉल्यूशन क्या है, x 0 है तो y 5 है, दूसरा सॉल्यूशन x 5 है तो y 0 है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशंस तो देखिए दोनों इक्वेशंस में सेम आ रहे हैं, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को चेक करके देखा और इसमें दोनों जो इसके सॉल्यूशंस है वो सेम आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया है कि अभी जब हमने इसको चेक किया तो केस क्या बना था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये सॉल्यूशंस भी सेम आ रहे हैं और इनका ग्राफ एक ही लाइन पर बन जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप कोई और वैल्यू ले सकते हैं, जैसे x की जगह 1 या 2 या 3 या -1 -2 -3, आप वो भी चेक करके देख सकते हैं। भले दिखने में आपको लगेगा कि सॉल्यूशन इससे डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन जब आप ग्राफ बनाएंगे ना तो वो ग्राफ एक ही बनेगा, एक के ऊपर एक दोनों लाइनें तब भी आएंगी। इस केस में एक ही ग्राफ बनेगा और एक के ऊपर एक दोनों लाइनें एक साथ आ जाएंगी। और उस केस में भी अगर आप कोई और सॉल्यूशन भी निकालते हैं इसका, तब भी इस केस में बनेगा एक ही लाइन आपको नजर आएगी, जिसको हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और ये कब बनती है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 होता है। अब ग्राफ बनाने से पहले यहाँ पर आप x की वैल्यू देखिए, मैक्सिमम कहाँ जा रही है +5, और यहाँ भी x की मैक्सिमम वैल्यू है +5, y की मैक्सिमम वैल्यू है +5, यहाँ भी वही है। यानी कि कोई बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा। इससे हमें पहले अंदाज़ा हो गया कि ग्राफ कितना बड़ा हमें लगभग बनाना है। तो यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर हम ये लिख देते हैं y। अब देखिए ओरिजिन की राइट साइड में x एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऐसे ओरिजिन के नीचे की तरफ y एक्सिस पे नेगेटिव नंबर होते हैं और ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर। हम ये ग्राफ पेन से बना रहे हैं, लेकिन आप ये पेन से ग्राफ नहीं बनाएंगे। हमने पेन से इसलिए बनाया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर हम पेंसिल से ग्राफ बनाते हैं तो कैमरे में ये उतना क्लैरिटी से नज़र नहीं आता है। आप पेन का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे, ग्राफ में हमेशा पेंसिल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम ये दोनों सॉल्यूशंस लेते हैं। वैसे तो दोनों सॉल्यूशंस ये सेम ही है, इधर 0 5 है, इधर भी 0 5, इधर 5 0 है, इधर भी 5 0, यानी इसका बनाया ग्राफ या इसका बनाया एक ही बात है। x 0 है तो y 5 है। x 0 मतलब ना तो x पे राइट जाएंगे ना लेफ्ट, x पे यही रुक जाएंगे। और y की वैल्यू 5 है, +5, जो यहाँ ऊपर की तरफ मिलेगी ये यहाँ पर। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा आपका सॉल्यूशन क्या है, x 5 है तो y 0 है। तो x के लिए तो आप +5 यहाँ तक आएंगे, y 0 है तो y के लिए ना ऊपर जाएंगे ना नीचे। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, x 5 है और y 0 है। और यही दोनों सॉल्यूशंस इस वाले इक्वेशन के भी है। तो ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों के जो पॉइंट्स आने हैं वो एक साथ ही आ गए हैं। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि केस ये बना था कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और ये इक्वल है c1/c2 के, तो दिखने में एक ही लाइन बनेगी, लेकिन ये एक के ऊपर एक दो लाइंस होती है जिनको हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। और इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो फाइनली आप ये ज़रूर लिखेंगे, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, कोई एंड नहीं है। अब जो इक्वेशंस यहाँ पर हमने यूज़ की थी वो दोनों इक्वेशंस भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि पहली इक्वेशन है, ये देखिए पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, x + y = 5। तो इसको यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। इससे ये पता चल जाता है कि ये जो ग्राफ बना है ये कौन सी इक्वेशन का है, और यही ग्राफ इस इक्वेशन का भी है, तो ये भी यही मेंशन कर दीजिए। 2x + 2y = 10। अब इसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इन दोनों इक्वेशंस का एक सेम ग्राफ है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई है। पहली इक्वेशन है x - y = 8 और दूसरी इक्वेशन है 3x - 3y = 16। तो इसके सॉल्यूशन में ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर हमने लिख दी। अब हम इस 8 को इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर आकर ये -8 हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये +16 इधर आकर -16 हो जाएगा और इस साइड में 0 बचेगा। अब हमें पहले तो ये चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें दिया गया है, क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट हुआ
तभी हम इनके ग्राफ बनाएंगे, और अगर ये इनकंसिस्टेंट हुआ तब इनका ग्राफ नहीं बनेगा। तो पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिलेगी a1 b1 और c1 की वैल्यू। a1 क्या होगा, जो x का कोएफिशिएंट है, कोई नंबर नहीं दिख रहा मतलब 1 है, +1, तो a1 की वैल्यू है +1। b1 क्या होगा, जो y का कोएफिशिएंट है, y के साथ भी कुछ नहीं नज़र आ रहा मतलब 1 है, और -1 है क्योंकि माइनस का साइन है, तो b1 की वैल्यू क्या हुई -1। c1 क्या है, जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है -8, तो c1 की वैल्यू है -8। a2 b2 और c2 हमें यहाँ से मिलेगा। a2 क्या होगा, जो यहाँ x का कोएफिशिएंट है +3, b2 क्या होगा, जो y का कोएफिशिएंट है -3, c2 क्या होगा, जो एक कांस्टेंट है -16। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, तो a1/a2 हमें मिल गया 1/3। अब हम लिखेंगे b1/b2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू -1 यहाँ लिखी, b2 की वैल्यू -3 यहाँ लिखी, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b1/b2 क्या आ गया 1/3, a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल आ गए। अब हम c1/c2 पर जाएंगे। c1 की जगह यहाँ से लिया -8, c2 की जगह यहाँ से लिया -16, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए 8/16 आ गया, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं, 8 की टेबल में भी आते हैं, तो आप इनको 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं। हम सीधा 8 से काट देंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमें क्या मिला 1/2। देखिए a1/a2 और b1/b2 इनकी वैल्यू तो सेम है 1/3, लेकिन c1/c2 की वैल्यू अलग आ गई 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब ये वाला केस बनता है तो इसमें नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमने लिखा इनकंसिस्टेंट। अब क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई है। पहली इक्वेशन है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन में हमने ये दोनों इक्वेशंस लिख दी। अब इस इक्वेशन में से हमें a1 b1 और c1 की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से हमें मिलेगी a2 b2 और c2 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है यानी कि +2। b1 की वैल्यू क्या होगी, जो y का कोएफिशिएंट है, कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, +1, तो b1 की वैल्यू +1। c1 की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है -6। अब a2 की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है +4। b2 की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है -2। c2 की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है -4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4। 2/4 को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हमें क्या मिला 1/2। फिर हम लिखेंगे b1/b2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 1 और अपॉन में -2 आएगा, तो ये माइनस हमने यहाँ बीच में लगा दिया है। तो देखिए दोनों वैल्यू सेम नहीं है, a1/a2 क्या है +1/2, b1/b2 क्या है -1/2, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए तो c1/c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब ये केस होता है तो एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, और इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट है तो इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस हमने लिख दी है। अब जैसे ही हमने देखा कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, तो हमें एक तो ये पता चल गया कि एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, और ये यूनिक सॉल्यूशन जो निकलेगा ये दोनों जब ग्राफ बन जाएंगे तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी, और वही इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो पहले हम इस वाली इक्वेशन के दो सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा टेकिंग x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह यहाँ 0 आ जाएगा, 2 × 0 + y ये लिखा -6 इज इक्वल टू 0। अब 2 × 0 तो 0 ही हो गया, +y और ये इज इक्वल टू इधर -6 को इस साइड ले आए तो ये +6 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई +6। तो ये पहला सॉल्यूशन यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा है 0,6, यानी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। अब इसके बाद
टेकिंग y इज इक्वल टू 0, इस बार हमने y की वैल्यू को 0 लिया है। तो 2x प्लस यहाँ पर था y, तो y की जगह 0 आ गया, -6 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x यहाँ पर और ये -6 इधर आके +6 हो गया। अब x को यहाँ पे रखा, 6 अपनी जगह पे, 2 मल्टीप्लाई में x के साथ तो नीचे आके डिवाइड में आ गया। अब 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पर हमें दूसरा सॉल्यूशन मिल गया कि अगर x 3 है तो y 0 है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को यहाँ हम इस टेबल में लिख देंगे, इधर x इधर y। पहला सॉल्यूशन क्या था, 0,6, x 0 y 6, तो x 0 है तो y 6 है। दूसरा सॉल्यूशन x 3 y 0, x 3 है तो y 0 है। अब हम इस दूसरी वाली इक्वेशन जो है इसके भी दो सॉल्यूशन पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा टेकिंग x इज इक्वल टू 0, x की जगह हम 0 रखेंगे। तो 4x था तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 0, -2y यहाँ से लिया, -4 यहाँ से लिया, इज इक्वल टू 0। ये तो 4 इंटू 0 0 ही हो गया, -2y यहाँ पर इज इक्वल टू -4 इधर आके +4 हो गया। अब देखिए y इसी जगह पे रहेगा, इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे, -2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब 4 और 2 को सोल्व किया जा सकता है, 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू आ गई -2। ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा इस 2 के साथ। तो देखिए x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -2 है। तो इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन में मिल गया 0, -2, x 0 y -2 है। अब देखिए इस बार हमने लिया टेकिंग y इज इक्वल टू 0, तो 4x -2y था तो -2 इंटू 0 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4x, अब 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0, 4x अपनी जगह पे इज इक्वल टू -4 इधर आके +4 हो गया। अब x को यहीं पे रखिए, 4 अपनी जगह पे, 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो हमें मिला x की वैल्यू 1। दूसरा सॉल्यूशन क्या निकला, 1,0, x 1 है और y की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब ये दोनों सॉल्यूशंस यहाँ हम इस टेबल में लिख लेंगे, x और y लिखेंगे। पहला सॉल्यूशन क्या है, x 0 है तो y -2 है, x 0 तो y -2। दूसरा सॉल्यूशन x 1 है तो y 0 है, x 1 है तो y 0 है। तो अब इस इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए, इस इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन आ गए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमें इन दोनों का एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। अब पहले तो यहाँ पर आप देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू है +3 और यहाँ 1 तक ही जा रही है, तो x की कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। y की पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम 6 तक है, यानी ऊपर की तरफ 6 तक जाएगा, और y की नेगेटिव वैल्यू -2 तक है, नीचे की तरफ -2 तक जाएगा। तो इस तरीके से आप ये x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे और ये ग्राफ आप पेंसिल से ही बनाएंगे, ठीक है, पेन का यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए x के लिए हमने 5 तक लिख दिया, y के लिए ऊपर +6 तक और नीचे की तरफ -2 तक हमने शो कर दिया। तो पहले इस इक्वेशन का ग्राफ लेते हैं। तो इसका पहला सॉल्यूशन क्या है, x 0 है तो y 6 है, तो यहाँ पर x 0 है तो ना राइट में जाएंगे x के लिए ना लेफ्ट में, तो x के लिए यही रहेंगे। y की वैल्यू +6 है, तो y के लिए आप यहाँ तक आएंगे ऊपर, और ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू +6 है, तो ये पहला पॉइंट है। अब इसके बाद दूसरा सॉल्यूशन x 3 है तो y 0 है, तो x के लिए आप कहाँ तक जाएंगे, +3 यहाँ पर, यहाँ तक, और y 0 है तो y के लिए ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, तो दूसरा पॉइंट आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, अब इन दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम लिखते हैं। पहला पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 0,6, ये देखिए ना 0 और 6 था। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x 3 है और y 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स 3,0। अब ये जो इक्वेशन थी जिसका ये ग्राफ है, वो इक्वेशन भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 2x + y -6 इज इक्वल टू 0। तो इससे पता चल जाएगा कि ये वाली जो लाइन बनी है, ये जो ग्राफ बना है, ये इस इक्वेशन का है। अब हम दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या है। पहला सॉल्यूशन है x 0 है तो y -2 है, x 0 मतलब x में ना राइट में जाएंगे ना लेफ्ट में, x के लिए यही रहेंगे। y के लिए हम -2 तक आएंगे, यहाँ तक, ये हमारा पॉइंट हो गया x 0 और y -2। दूसरा सॉल्यूशन x 1 है तो y 0 है, x के लिए हम गए 1 तक और y 0 है, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया जहाँ पर x 1 है और y 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और इस तरीके से ऊपर तक ज्वाइन करेंगे ताकि ये इस पुरानी वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन किया है, यहाँ पर इस तरीके से, और इस वाली लाइन ने इस वाली लाइन को यहाँ पर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया है। पहले तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स क्या थे,
0, -2 और इसके क्या थे 1, 0, ये लिख दिया। अब ये वाला जो ग्राफ बना था ये किस इक्वेशन का ग्राफ था, वो इक्वेशन भी यहाँ पर हम लिखते हैं। ये इक्वेशन थी 4x - 2y - 4 = 0। ये इक्वेशन यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन का है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जहाँ पर ये पॉइंट को ध्यान से देखिए, जहाँ पर इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, यही पॉइंट हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को, यहाँ से नीचे x एक्सिस पर आइए, क्या मिल रहा है 2, और यहाँ से y एक्सिस पर आइए, क्या मिल रहा है 2। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 2, यानी कि इस पॉइंट पर जहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पर x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पर हमें इसका जो सोल्यूशन ग्राफिकली मिला है वो मिला है 2, 2, यानी कि x भी 2 है, y भी 2 है। तो इसके फाइनल आंसर में आप लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी ये जो दो इक्वेशंस हमें दी गई थी इसका जो सोल्यूशन हमें मिला है इज़ x = 2 एंड y = 2। ये आप लास्ट में फाइनली लिख देंगे। फोर्थ पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। पहली इक्वेशन है 2x - 2y - 2 = 0। दूसरी इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर हमने लिखी। पहली इक्वेशन से हमें a1, b1 और c1 की वैल्यू मिलेगी। दूसरी इक्वेशन से हमें a2, b2 और c2 की वैल्यू मिलेगी। a1 क्या होगा, जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है +2, b1 जो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है -2, c1 जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है -2, a2 क्या होगा जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है +4, b2 क्या होगा जो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है -4 और c2 क्या होगा जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है -5। अब हम लिखेंगे a1/a2 = a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 4। 2 और 4 को सोल्व करेंगे, दोनों 2 से कटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें क्या मिला 1/2। तो a1/a2 की वैल्यू आ गई है 1/2। अब हम लिखेंगे b1/b2 = b1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे -2, b2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 और 4 को सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमें क्या मिला +1/2। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई ना, यानी a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गए हैं। तो अब हम c1/c2 को भी कैलकुलेट करके देखते हैं। c1/c2 = c1 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -5, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 2/5। अब ये दोनों वैल्यूज़ तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं आई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं लेकिन ये इक्वल नहीं होता c1/c2 इनके, तब क्या कहते हैं हम इसको इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, और इस केस में हमें ग्राफ बनाने के लिए नहीं कहा गया है, तो इस केस में हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इसमें दो मेन चीज़ें दी गई हैं। पहली कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, देखिए ये रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है इसकी विड्थ से। विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई, जिसको हम ब्रेड्थ भी कहते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर शेप का एक गार्डन है, तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई। विड्थ कहिए या ब्रेड्थ कहिए, बात एक ही है। तो हमसे ये कहा गया है कि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसकी जो ये लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है इसकी विड्थ से, यानी कि ये जो लेंथ है वो इस विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। अगर ये 8 मीटर है तो ये 8 में 4 ऐड कर दो, 12 मीटर हो जाएगी। अगर ये 20 मीटर है तो 20 में 4 ऐड कर दो, ये 24 मीटर हो जाएगी। यानी लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हाफ दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर के हाफ की बात हो रही है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, मतलब ये चारों साइड का जो सम होता है इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, बाउंड्रीज का सम। यानी कि पेरीमीटर का अगर आप हाफ करेंगे तो वो कितना आएगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है हमें 36 मीटर। कई बार बच्चों को लगता है कि लेंथ 36 मीटर है, नहीं, लेंथ और ब्रेड्थ तो हमें फाइंड करनी है। ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर इतना है 36 मीटर।
यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है इसके पेरीमीटर का अगर आप हाफ करेंगे तो वो आएगा 36 मीटर। उसके बाद हमसे कहा गया कि इस गार्डन के डायमेंशंस पता कीजिए। यहाँ पर डायमेंशंस का मतलब है कि इसकी लेंथ पता करनी है और इसकी ब्रेड्थ पता करनी है, जिसको हम यहाँ विड्थ भी कह सकते हैं और ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा लेट द लेंथ बी x मीटर, यानी इसकी जो लेंथ है उसको हमने लेट कर लिया कि वो x है। लेट द ब्रेड्थ बी y, और इसकी जो ये ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, इसको हमने लेट कर लिया कि ये y है। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पर पहले तो इक्वेशंस बनानी होंगी। कितनी इक्वेशन बनेगी? टोटल 2 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और वो दोनों इक्वेशंस कहाँ से मिलेंगी हमें? ये जो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं इसी के अंदर से हमें वो 2 इक्वेशंस बनानी होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बड़े ध्यान से समझिएगा कि हमें क्या दिया गया है कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। तो पहले हम इसी को यूज़ करेंगे। देखिए, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कैसे निकलता है? 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि नीचे ये 2 लिखा हुआ है, इसको भी छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना देखिए। ये किसका फॉर्मूला है? ये रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला है। 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है पेरीमीटर। लेकिन हमें तो पेरीमीटर नहीं दिया गया, पेरीमीटर का हाफ दिया गया। तो ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, तो इसका हाफ कर दीजिए। अब ये क्या हो गया? अब ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर का हाफ, जो किसके इक्वल दिया गया है? 36 मीटर के। देख रहे हैं, अब यहाँ पर इक्वेशन बननी स्टार्ट हो गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ क्या बचा? L प्लस बी, और इस इक्वल टू ये साथ में आ गया 36। ठीक है, अब जो लेंथ है L, उसको हमने क्या लेट किया था? X, तो L की जगह हम लिखेंगे X, प्लस ब्रेड्थ को क्या लेट किया था? Y, तो B यानी ब्रेड्थ की जगह क्या लिखेंगे? Y इज इक्वल टू 36। तो ये एक इक्वेशन बन गई जो हमने यहीं से बनाई है। पहली इक्वेशन क्या बन गई? X प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप कहेंगे ये इक्वेशन कैसे बनी? देखिए, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ है, यानी कि विड्थ क्या हुई यहाँ पर? y। ठीक है, ब्रेड्थ को ही विड्थ भी कहते हैं, y, और लेंथ क्या हुई? x। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए कि जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? अगर आप ब्रेड्थ में 4 ऐड कर देते हो तो आपको लेंथ मिलती है। तो इस इक्वेशन को अगर हम शब्दों में बोले, वर्डिंग्स में बोले, तो क्या बोलेंगे? x यानी लेंथ और y यानी कि जो हमने ब्रेड्थ को लेट किया है। तो ये जो लेंथ है इसकी, इस रेक्टेंगल की जो ये लेंथ है, ये किसके इक्वल होगी? ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी ब्रेड्थ में अगर आप 4 ऐड करेंगे तब आपको इक्वल किसके मिलेगा? ये लेंथ के इक्वल मिलेगा। तो इस तरीके से ये 2 इक्वेशंस हमें मिल गई हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सेकंड इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिली हुई है। x किसके इक्वल है? y प्लस 4 के। तो हम क्या करेंगे? x की ये वाली जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, यानी इक्वेशन 1 में जहाँ पर x है उस x की जगह हम इसकी वैल्यू y प्लस 4 रख देंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 इन इक्वेशन 1, यानी कि पहली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर x है, x की जगह हम x की ये वैल्यू y प्लस 4 यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x था, x की जगह आया y प्लस 4, फिर ये प्लस का साइन, साथ में y इज इक्वल टू ये 36 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, y प्लस वाई क्या होता है? 2y। तो यहाँ पर हमने लिखा 2y इज इक्वल टू 36 अपनी जगह पे, पॉजिटिव 4 को हम इस साइड में लेकर आएंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब ये 2y अपनी जगह पे इज इक्वल टू 36 में से माइनस करेंगे 4 तो आपको मिलेगा 32। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? 2y इज इक्वल टू 32। अब y को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू 32 अपनी जगह पे। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो 2 नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। अब इनको डिवाइड करते हैं, ये दोनों 32 और 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, तो इनको 2 से काटेंगे। देखिए 2 1 जा 2, अब यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 and 2 12, 2 6 जा 12, तो हमें क्या मिला? 16। तो y कितना आ गया? 16। और y हमने किसको लेट किया था? y हमने लेट किया था ब्रेड्थ को, यानी कि ये जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है इस रेक्टेंगुलर गार्डन की, वो हमें मिल गई है कितनी? 16 मीटर। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और जैसे ही हमें x मिल जाएगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें लेंथ भी पता चल जाएगी, ब्रेड्थ तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं।
अब आप क्या करेंगे कि ये जो y की वैल्यू मिली है 16, इसको आप अपनी मर्जी से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इस फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं और चाहे तो सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, y की वैल्यू को रखा है फर्स्ट इक्वेशन में। अब यहाँ हमने लिखा पुटिंग y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह y की वैल्यू आ गई, ये वाली 16 इज इक्वल टू 36। x यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू 36 अपनी जगह पे रहेगा। पॉजिटिव 16 इस साइड आकर माइनस 16 हो जाएगा। 36 में से माइनस करेंगे 16 तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 20। तो देखिए x क्या था, x हमने रेड किया था लेंथ को, तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर क्योंकि x की वैल्यू 20 है। और ब्रेड्थ हमें कितना मिला, ब्रेड्थ हमने रेड किया था y को और y था 16, तो ब्रेड्थ कितनी मिल गई 16 मीटर। तो जो हमसे इसकी गार्डन की डायमेंशंस पूछी गई थी कि डायमेंशंस बताइए, तो वो दोनों डायमेंशंस हमने पता कर ली है। इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ है 20 मीटर और ब्रेड्थ है 16 मीटर। लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first part intersecting lines, second part parallel lines, third part coincident lines. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमसे ये कहा गया है कि ये वाली इक्वेशन तो हमें दे दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें अपने हिसाब से सोच के तीन तरह की इक्वेशंस यहाँ पर बनानी है, यानी कि एक इक्वेशन तो ये रहेगी, इसके अलावा हमें एक ऐसी इक्वेशन और लिखनी है जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होनी चाहिए, उसमें भी वेरिएबल x और y ही यूज़ होने चाहिए। और वो इस तरीके की इक्वेशन होनी चाहिए कि ये इक्वेशन और वो दूसरी इक्वेशन दोनों मिलकर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए, यानी कि जब इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ के द्वारा दिखाया जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, यानी एक दूसरे को काटने वाली लाइंस। और उसके बाद एक ऐसी इक्वेशन और बनानी है जिससे कि वो वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन अगर इन दो इक्वेशंस के ग्राफ बनाए तो पैरेलल लाइंस बननी चाहिए। और थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमें एक और ऐसी इक्वेशन लेनी है इस इक्वेशन के साथ जिससे कि जब इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाए जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस बने, यानी एक के ऊपर एक दो लाइंस बने। दिखने में तो एक ही रहेगी लेकिन वो एक के ऊपर एक होगी। तो यानी तीन तरह की इक्वेशंस यहाँ पर हमें सोचनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो पहले तो ये इक्वेशन यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं जब हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए। देखिए हम जानते हैं कि अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और अगर आपको उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए दो जो एक दूसरे को काटे, तो वो सिनेरियो तब बनता है जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। यानी कि अगर a1/a2 की वैल्यू और b1/b2 की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तभी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। तो यहाँ पर ये दूसरी इक्वेशन देखो हमने क्या लिखी, 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसमें से a1/a2 और b1/b2 लेकर सोल्व करेंगे तो उनकी वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएगी, और इसका ये मतलब होगा कि इन दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ बनेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अब आप कहेंगे क्या सिर्फ यही एक इक्वेशन हो सकती है? नहीं, और भी कई तरह के आंसर इसमें निकल सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आप ये इक्वेशन लिखेंगे a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आना चाहिए। इसके बाद सेकंड पार्ट में ये इक्वेशन तो हमें ऑलरेडी दी हुई है, हमें पैरेलल लाइंस चाहिए। और हम जानते हैं कि अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए गए हैं और अगर आपको पैरेलल लाइंस चाहिए तो ये तब बनता है केस जब a1/a2 की वैल्यू इक्वल होती है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 की वैल्यू इन दोनों के इक्वल नहीं होती। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब पैरेलल लाइंस बनती है। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लिखी वो ये है 4x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसमें a1/a2 की वैल्यू चेक करेंगे और b1/b2 की वैल्यू चेक करेंगे तो आपको दोनों वैल्यू सेम मिल जाएंगी, लेकिन c1/c2 की वैल्यू इनके इक्वल नहीं आएगी। तो ये जो दूसरी इक्वेशन हमने पता करनी थी वो भी पता कर ली है। और अगर आप इसमें कोई और इक्वेशन लिखना चाहते हैं किसी और तरीके से तो वो भी लिख सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि चाहे आप कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 इक्वल आने चाहिए और c1/c2 इसके इक्वल नहीं आने चाहिए, तभी पैरेलल लाइंस बनेंगी। अब इसके बाद
थर्ड पार्ट में देखिए ये इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है। इस बार हमें एक और ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिससे कि कोइंसिडेंट लाइंस बने, एक के ऊपर एक दो लाइंस। और हम जानते हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस तब बनती है जब a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल हो। तो यहाँ देखिए हमने इक्वेशन क्या लिखी, 4x + 6y - 16 = 0। और अगर आप ये इक्वेशन लेते हैं और उसके बाद a1/a2 की वैल्यू चेक करते हैं, b1/b2 की वैल्यू चेक करते हैं और c1/c2 की वैल्यू चेक करते हैं, तो आपको तीनों के आंसर सेम ही मिलेंगे। अगर आप किसी और तरीके से इक्वेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तभी कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। तो इस तरीके से 6th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। यानी कि हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, पहले तो हमें इनके ग्राफ बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम इनके ग्राफ बनाएंगे। और पहले भी हम आपको ये समझा चुके हैं कि अगर आपको इनके ग्राफ बनाने हैं, अगर आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं और इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको इस इक्वेशन के भी कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे और इस इक्वेशन के भी कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। उसके बाद हम इन दोनों के ग्राफ बना पाएंगे। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स and the x-axis and shade the triangular region। अब इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि देखिए जैसे कि ये एक एग्जांपल लिया हमने कि अगर आपने ये इस तरीके से दो ग्राफ बनाए, हम मान लेते हैं कि एक इक्वेशन का ग्राफ ये है, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ये है, तो इनके आपस में मिलने से इस तरीके से यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस होता है, ये जो आपकी एक लाइन आएगी यानी ये ग्राफ, और ये दूसरी लाइन, इन तीनों के यानी कि ये लाइन और एक्स एक्सिस, इनसे क्या होगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपसे सिर्फ जो आपके ग्राफ है वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपको अपने आप ही वहाँ पर बनता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल मिलेगा इसके 3 वर्टेक्स होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वर्टेक्स, यहाँ पर ये वर्टेक्स, यहाँ पर ये वर्टेक्स, ट्रायंगल ऐसे हैं। तो ये तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो जब ये ट्रायंगल हमारे सामने बन जाएगा, उसके बाद हम इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स बड़ी आसानी से चेक करके बता सकते हैं। और उसके अलावा ये जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, इसको हमें शेड भी करना है, जो बाद में हम शेड करके भी दिखा देंगे। तो आइए सबसे पहले तो इन दोनों ही इक्वेशंस के दो सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमने ये वाली इक्वेशन लिखी x - y + 1 = 0। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लिखी 3x + 2y - 12 = 0। पहले इस वाली इक्वेशन के दो सोल्यूशन फाइंड करते हैं, क्योंकि पहले तो हमें ये भी याद रखना है कि अगर इनको ग्राफ पे दिखाना है तो इनके जो सोल्यूशंस होने चाहिए बड़े नॉर्मल सी वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो कि ग्राफ पे इजीली शो की जा सके। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 ली, तो यहाँ x की जगह 0 आ जाएगा। 0 - y लिखा, +1 = 0। ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, -y इधर, +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, +1। तो x अगर 0 है तो y +1 है। तो ये पहला सोल्यूशन ऐसे ब्रैकेट में हम लिख देंगे 0,1, यानी x अगर 0 है तो y +1 है। तो एक सोल्यूशन तो मिल गया इस इक्वेशन का। अब दूसरा फाइंड करते हैं। दूसरे सोल्यूशन के लिए हमने लिया टेकिंग y = 0। ठीक है, आप अगर चाहे तो कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन बस इतना याद रखिए कि वैल्यूज़ बड़ी नॉर्मल सी आनी चाहिए जो कि ग्राफ पे दिखाई जा सके। y 0 लिया, तो इक्वेशन क्या थी, x - y + 1 = 0। तो x - y की जगह 0, +1 = 0। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, x एज इट इज़, ये +1 = 0। +1 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, -1। तो x की वैल्यू अगर -1 है तो y कितना है, 0 है। दूसरा सोल्यूशन भी मिल गया। इन दोनों सोल्यूशंस को अब हम यहाँ पर इस तरीके से ये टेबल के द्वारा शो कर देंगे। x और y लिखेंगे। पहला सोल्यूशन था 0, 1, x 0 है तो y 1 है, वो लिखा। दूसरा क्या, x - 1 है तो y 0 है, x - 1 है तो y 0 है। तो एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, ये हमने टेबल में यहाँ दिखा दिए। अब हम ये दूसरे वाली इक्वेशन लेते हैं और अब इसके दो सोल्यूशन फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पर हमने लिया टेकिंग x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x मतलब 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, प्लस 2y माइनस 12 इस साइड आकर पॉजिटिव 12 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 2y इज इक्वल टू 12, y को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू 12 अपनी जगह पे, 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, y की वैल्यू क्या मिल गई 6। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। तो ये पहला सॉल्यूशन मिल गया इस वाली इक्वेशन का हमें 0,6, x 0 तो y 6। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया टेकिंग y इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3x एज इट इज प्लस 2y था, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x ये 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 12 इस साइड आया तो पॉजिटिव 12 हो गया। 3x में से अब देखिए, अच्छा यहाँ पर अब क्या करेंगे कि ये जो x है इसको यहीं पे रखेंगे, इज इक्वल टू का साइन 12 अपनी जगह पे, 3x में 3 और x मल्टीप्लाई में, तो 3 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू क्या मिल रही 4, x की वैल्यू 4 मिल गई है, y की वैल्यू क्या ली थी 0। तो दूसरा सोल्यूशन क्या है कि x 4 है और y 0 है। अब ये दोनों सोल्यूशन, ये वाला और ये वाला, यहाँ टेबल में लिखते हैं, x और y लिखेंगे। पहला सोल्यूशन 0 6, x 0 है y 6 है। दूसरा सोल्यूशन 4 0, x 4 है तो y 0 है। अब इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन हमारे पास है, इस इक्वेशन के भी दो सोल्यूशन हमारे पास है। अब हम बड़ा इजीली इनको ग्राफ पे दिखा सकते हैं। अब ग्राफ कितना बड़ा या छोटा बनेगा यही से चेक कर लेते हैं। x की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 4 तक है, तो राइट साइड में 4 तक ही जाना है हमें, और y की पॉजिटिव वैल्यू 6 तक है, तो ऊपर तक हमें 6 तक जाना है। x की एक -1 की वैल्यू भी है, y की तो कोई -1 वैल्यू माइनस में है ही नहीं, तो कोई बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा, नॉर्मल सा छोटा सा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर हमने ये x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस लिया। y एक्सिस में हम 6 तक गए पॉजिटिव में, नेगेटिव में भी हमने -2 तक दिखा दिया है। x एक्सिस पॉजिटिव साइड में 5 तक ले गए और नेगेटिव साइड में -2 तक दिखाया। पहले ये वाली इक्वेशन लेते हैं। इसका पहला सोल्यूशन क्या था, x 0 है तो y 1 है। x 0 मतलब ना तो आप राइट में जाएंगे ना लेफ्ट में जाएंगे, x एक्सिस पे यही रहेंगे। और y कितना था, x 0 है तो y पॉजिटिव 1 है, तो x अगर 0 है तो y पॉजिटिव 1। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर बनेगा ये, तो यहाँ पर ये पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं। और मैंने यहाँ पर पेन का यूज़ इसलिए किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर पेंसिल से बनाएंगे तो ये उतना क्लियरली नज़र नहीं आएगा कैमरा में, लेकिन आप जब भी ग्राफ बनाएंगे पेंसिल से ही बनाइएगा, पेन का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहला पॉइंट यहाँ मिल गया x 0 और y 1। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है। x कितना -1, तो x -1 होता है यहाँ लेफ्ट साइड में, ये -1, और y की वैल्यू 0 है, y ना ऊपर जाएगा ना नीचे। तो दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर हमें मिल गया। ये 2 पॉइंट हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखते हैं। पहला ये जो पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 0 1, तो यहाँ मेंशन कर देंगे 0 1 ऐसे ब्रैकेट में। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -1 0, -1 0, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये जो ग्राफ बना ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है वो भी लिख देते हैं। ये इक्वेशन थी x - y + 1 इज इक्वल टू 0, हमने इसी का ग्राफ बनाया है। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसका ग्राफ देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, x 0 है तो y 6 है। x 0 मतलब ना तो x में राइट जाएंगे ना लेफ्ट, x यहीं पे रहेगा 0, और y की वैल्यू 6 है, पॉजिटिव 6। तो यहाँ ऊपर ये आपका ये पहला पॉइंट बन गया इस वाली इक्वेशन का। फिर दूसरा सॉल्यूशन x 4 है तो y 0 है, x पॉजिटिव 4 है तो राइट साइड में 4 तक गए, y 0 है, y ना ऊपर जाएगा ना नीचे, ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट ऊपर जो है और ये पॉइंट, इनको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये वाला जो पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट्स थे 0, 6 और इसके कोऑर्डिनेट्स थे 4, 0। अब ये जो ग्राफ बना ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है वो इक्वेशन भी यहाँ लिख देते हैं। ये इक्वेशन थी 3x + 2y -12 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन का है और ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन का है। अब देखिए जब ये दोनों ग्राफ आपस में मिले तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आएगा, यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये इसमें एक तो x एक्सिस आ गया, एक ये वाले ग्राफ का इतना पार्ट और ये वाले ग्राफ का इतना पार्ट। अब एक पॉइंट तो यहाँ पर ये है, ये वर्टेक्स है इसका, एक वर्टेक्स यहाँ पर है और एक वर्टेक्स यहाँ पर है। अब इन तीनों वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर
2,3 -1,0 एंड 4,0। अब आप कहेंगे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिले, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ आइए तो क्या मिला 2 +2, और यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ आइए क्या मिला +3। यानी ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है और इसमें आपको x की वैल्यू 2 मिल रही है और y की वैल्यू 3। तो ये वाला जो वर्टेक्स है ट्रायंगल का, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हमने 2,3। अब हम ये वाला लेते हैं पॉइंट, ये ट्रायंगल ऐसे जा रहा है ना इस तरीके से, तो ये वाला पॉइंट देखिए, ये भी तो वर्टेक्स है इस ट्रायंगल का। यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिखे -1,0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। अब ज़रा इस तीसरे वर्टेक्स को देखिए, पहला वर्टेक्स इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। यानी कि जो थर्ड वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे 4,0। तो ये जो ट्रायंगल हमें मिला है यहाँ पर, ये ट्रायंगल, इसके 3 वर्टेक्स है और तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अब हमसे ये भी कहा गया है कि इस एरिया को, ये जो ट्रायंगुलर रीजन है, इसको शेड भी करना है, तो इसको हम शेड कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसकी शेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इसको हमने शेडेड भी कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।